नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की कुंडली कहती है कि वो स्वभाव से ही फाइटर है, जो अपनी सेना का कुशल नेतृत्व करना जानते हैं, जो जनता से खुद को इमोशनली कनेक्ट करने की कला में माहिर है। और यही वजह है कि ज्यादा रूसी भाषी इलाका होने के बावजूद खार्किव में ज़ेलेंस्की फिर जीत रहे हैं। रूसी फौज ने दावा किया है कि खार्किव शहर विजय कर लिया है, लेकिन जो सच वो ये है कि ये इलाका भी पुतिन के हाथों से जा रहा है। यूक्रेन की सेना चुन चुन कर रूसी सैनिकों को मार रही है, गांव की गांव खाली करा रही है। चंद्र ग्रहण के पहले ज्योतिषी मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों के लिए ये अच्छा नहीं रहने वाला है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो समझने में आपको मदद मिलेगी कि रूस यूक्रेन महायुद्ध किस दिशा में जा रहा है और ज़ेलेंस्की कैसे इस जंग को अपने पक्ष में मोड़ने में अब तक कामयाब रहे हैं। कहीं कोई घर ना छूट जाए, कहीं किसी घर में कोई रूसी सैनिक छिपा न बैठा हो। घर के बाहर भीतर कोना कोना सर्च ऑपरेशन ऑन है। उंगली ट्रिगर पर है, फायर कवर देने के लिए साथी है, सूंघकर बताने वाला डॉग है। चप्पा चप्पा तलाश कर तसल्ली की जा रही है कि रूसी फौज यहां से निकल चुकी है। यह खार्किव का एक गांव है, उसी खार्किव का जहां रूसी फौज दावा कर रही थी कि हमने कब्जा कर लिया, रूस का झंडा लहरा दिया। लेकिन अब यूक्रेन का दावा है कि वो रूसी फौज को पीछे धकेल रही है। Они там, мы здесь, между нами серая килл-зона, которую ни одна из сторон не может, не хочет, не рискует пересечь. Мы, потому что мы сохраняем своих парней, мы же не россияне кидать всех в безумные атаки, как в Первую мировую. Они, потому что они тут же будут, понесут очень большие потери. И война перешла в ранг डिस्टेंशनल работы артиллерии। लेकिन इस युद्ध का भविष्य क्या बता रहे हैं ग्रह नक्षत्र? क्योंकि चंद्र ग्रहण का प्रभाव तो युद्ध पर होने ही वाला है। फिर पुतिन या ज़ेलेंस्की कौन किस पर भारी पड़ेगा, इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले महायुद्ध की जो ताजा सूरत हाल है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन में तो तबाही का मंजर है ही, रूसी फौज भी भारी नुकसान झेल रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 काउंटिंग करते जाइए। कुल 41 लाशें इन सफेद काली बैग में रखी जा रही है। रेफ्रिजरेटेड ट्रेन में इन लाशों को रख सड़ने गलने से बचाया जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि ये लाशें उन रूसी सैनिकों की हैं जो खार्किव से लौट रहे थे, लेकिन इसके पहले कि वो अपने निर्धारित मोर्चे पर पहुंच पाते, यूक्रेन की सेना की गोलियों के शिकार हो गए। Ми їх оглядаємо, представники दूसरे इलाकों में यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूसी सैनिकों के शव इकट्ठा किए हैं, लेकिन रूस इन्हें अपना मानने तक से इनकार कर रहा है। अब इन लाशों का क्या होगा, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बस ट्रेन से चढ़ाई जा रही है और शटर बंद किया जा रहा है। यहाँ से ये ट्रेन क्यों पहुँचेगी और फिर क्या होगा पता नहीं। деяких, якщо є якісь ідентифікувальні признаки, татуювання або якісь іконки, або якісь хрестики, тоді так ми можемо впізнати. У багатьох з них є шеврони, але у багатьох з них нема документів. Документів, будь ласка, із 40 тіл десь. जंग में लाशें नहीं गिनी जाती, पुतिन शायद यही सोच रहे हैं। लेकिन पुतिन के लिए चिंता की बात यह है कि ये लाशें उन सैनिकों की हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि ये खार्किव में पुतिन की विजय गाथा लिखकर लौट रहे थे।
यानी यह शीशे की तरह साफ हो चुका है कि ज़ेलेंस्की की सेना अपने से कई गुना शक्तिशाली सेना के सामने सिर्फ डटी नहीं है, उसे तबाह भी कर रही है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ज़ेलेंस्की को वो हथियार मिल रहे हैं रूसी सेना जिसका जवाब नहीं दे पा रही। Кроме противотанковых средств, которые нам господа Европа очень сильно помогла, сейчас пошла артиллерия высокоточная, дальнобойная, превосходящая россиян по характеристикам. Это еще один большой плюс. रूसी सैनिकों की लाशों को यूक्रेन की सेना उठा रही है, ये बार-बार देखा जा रहा है। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई इतनी तादाद में रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं या फिर ज़ेलेंस्की इस तरह का प्रोपेगेंडा वीडियो तैयार कर रहे हैं। ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है कि भले ही रूस को यूक्रेन पर मनचाही जीत नहीं मिल रही है, लेकिन पुतिन इतने भी कमजोर नहीं कि अपने फाइटर्स के मरने के बाद उन्हें अपना मानने से इनकार कर दे। सवाल ये खड़ा होता है कि फिर इन लाशों का क्या होगा, कौन इन्हें दफन करेगा। ऐसे में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी मौन है, जबकि यूक्रेन में ह्यूमन राइट्स कमीशन कई जगहों पर रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू का काम अभी लंबा चले क्योंकि चंद्रग्रहण का प्रभाव जो बता रहा है उसके मुताबिक ना तो पुतिन ना ही ज़ेलेंस्की अभी झुकने वाले हैं। और चंद्रग्रहण भले ही रूस में नहीं दिखने वाला हो, लेकिन इसका प्रभाव तो होगा ही। ज्योतिष के जानकार क्या मान रहे हैं पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद आपको दिखाएंगे ब्रिटेन से यूक्रेन को मिला वो नया हथियार जिसका जवाब पुतिन की सेना के पास नहीं है। ये युद्ध अभी खत्म नहीं होगा क्योंकि दोनों ही तरफ से जहाँ तक रशिया का सवाल है वो भी वहाँ पर पुतिन उनकी जो कुंडली है उससे मानने वाले हैं नहीं, वो करेंगे नहीं। और ये जो ज़ेलेंस्की हैं इसमें पूरा यूरोप और अमेरिका हवा भर रहा है, तो ये भी मानने वाले नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता कि युद्ध खत्म होगा और ये इतना विध्वंसक होगा, ऐसा भी नहीं लगता, लेकिन ये चलता रहेगा। अब इस ग्रहण का असर बोलें या दोनों ही कुंडली की बात करें क्या होगा, तो यह जो ग्रहण है दोनों के लिए खराब है। मेरा ऐसा मानना है कि ना तो ये पुतिन के लिए अच्छा है, ये वाला समय ग्रहण के अलावा समय भी ना पुतिन के लिए अच्छा है ना ज़ेलेंस्की के लिए अच्छा है। ये दोनों ही अपना अलग अलग तरीके से स्वयं का पतन करेंगे। जंग किसी के लिए अच्छा नहीं होता, ये तो तय है। और उनके लिए तो और नहीं जहां चंद्रग्रहण बुरा प्रभाव लेकर आ रहा है। कई ज्योतिषी ये मान रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लड़ाका तो है, लेकिन उनकी कुंडली में गिरफ्तारी और जेल जाने का योग भी बन रहा है। तो क्या युद्ध में ज़ेलेंस्की धीरे धीरे ही सही हार की ओर पहुंच रहे हैं? ज़ेलेंस्की की कुंडली को देखा जाए तो उनकी कुंडली में राहु 12वें भाव में जाएगा। राहु 12वें भाव में परास्त करता है, जेल दे देता है, गिरफ्तारी करता है, अरेस्ट होता है। तो कहीं ऐसी संभावना है कि ज़ेलेंस्की की कुंडली के अंदर कहीं न कहीं इस ग्रहण के कारण उनका गिरफ्तारी होना, अरेस्ट होना, उन पर खर्चा ज़्यादा होना, उनकी सेना का नुकसान होना, क्योंकि उनका राहु 12वें भाव में है और केतु 6ठे भाव में है। पापी ग्रह 6ठे भाव में वैसे बलवान होते हैं, लेकिन बृहस्पति बहुत ही डिप्लोमेटिक प्लेनेट है। ज़ेलेंस्की दम साध कर युद्ध कर रहे हैं और ये देखने के लिए सिर्फ ज़ेलेंस्की की कुंडली नहीं, नेटो की भी कुंडली देखनी होगी जिसमें ब्रिटेन भी आता है। और ब्रिटेन यूक्रेन को रूस के खिलाफ हर संभव मदद कर रहा है। दुनिया देख चुकी है कि खुद प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कीव पहुंचकर ज़ेलेंस्की की पीठ थपथपा चुके हैं। और अब एक ऐसा हथियार ब्रिटेन यूक्रेन को देने जा रहा है जो रूस को करारा जवाब देने में सक्षम है। इसका नाम है ब्रिमस्टोन मिसाइल। पहले इस घातक ब्रिमस्टोन मिसाइल के बारे में जान लीजिए, इसके बाद आपको बताएंगे आखिर युद्ध में नित बदलती तस्वीरों का अब तक हासिल क्या है। ब्रिमस्टोन मिसाइल
जमीन और हवा दोनों से दागी जा सकती है। ये सुपरसोनिक रफ्तार से हमला करने वाली मिसाइल है। ब्रिमस्टोन मिसाइल अचूक निशाना लगाने में माहिर है। इसकी मारक क्षमता है 60 किलोमीटर। यूक्रेन इसे ओडेसा में रूस के खिलाफ तैनात करेगा। ब्रिटेन यूक्रेन को 100 ब्रिमस्टोन मिसाइल दे रहा है। ज़ेलेंस्की की कुंडली का योग कल के बाद क्या होगा, ये तो ज्योतिषी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ यूक्रेन की जमीन पर रूस की बमबारी रत्ती भर भी कम नहीं हुई है। खार्किव में रूसी सैनिकों को पीछे धकेलने की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन अभी तक का युद्ध बतला रहा है कि यूक्रेन अपनी ताकत से ज्यादा रूसी सैनिकों को टक्कर दे रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे भरपूर सैन्य सहायता मिल रही है। अमेरिका से, ब्रिटेन से, यूरोपीय देशों से यूक्रेन को हथियार मिल रहे हैं, जिसका जवाब रूसी सैनिक नहीं दे पा रहे हैं। और नतीजा ये हो रहा है कि जिन जिन इलाकों में रूस कब्जा करने का दावा करता है, दूसरे दिन खबरें आती है कि उन इलाकों में वापस से यूक्रेन का कब्जा हो गया है। ब्रिटेन पहले ही यूक्रेन को 4000 से अधिक टैंक रोधी हथियार भेज चुका है। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, एंटी टैंक मिसाइलें ब्रिटेन से यूक्रेन पहुंचती रही हैं और अब नया ब्रिमस्टोन मिसाइलें पहुंच रही हैं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि जिस तरह से रूस ने डोनबास से अब काला सागर की ओर रुख किया है, उसने नाटो देशों की धड़कनें बढ़ा दी है। रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी इलाकों पर कब्जा कर लिया तो उसकी मोल्दोवा तक पहुंच आसान हो जाएगी और रूस नाटो देशों को चुनौती देने में ज्यादा सक्षम होगा। इसलिए ब्रिटेन ब्रिमस्टोन मिसाइल यूक्रेन भेज रहा है, जो ओडेसा को रूसी हमले से बचाने में लगाई जाएगी। ओडेसा काला सागर के किनारे है और इसी काला सागर में रूस के 20 जंगी जहाज और 7 सबमरीन खड़ी हैं। माना जा रहा है कि इस ब्रिमस्टोन मिसाइल से यूक्रेन काला सागर में रूस को चुनौती दे सकेगा। यूक्रेन की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यूक्रेन फिलहाल अपनी नेपच्यून मिसाइलों से रूस को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन ने इसी नेपच्यून मिसाइल से रूस के मॉस्कोवा को मार गिराया था, लेकिन इसके बाद रूस ने यूक्रेन में कहर बरपाना तेज कर दिया। जंग में रूस के खिलाफ नाटो देशों में ब्रिटेन सबसे ज्यादा आक्रामक है। एक से बढ़कर एक हथियार यूक्रेन को मुहैया करा रहा है। मैनपेड हथियारों ने रूस को काफी नुकसान पहुंचाया है। पुतिन पहले ही ब्रिटेन को परमाणु धमकी भी दे चुके हैं और अब ब्रिटेन यूक्रेन को ब्रिमस्टोन मिसाइलें सप्लाई कर रहा है। मतलब पुतिन की आंखें ब्रिटेन के खिलाफ अभी और लाल होंगी। Наша страна, конечно же, меняется вместе с этими обстоятельствами, делает свои выводы. Выбор этот, который мы делаем сейчас, но сделали уже, по сути, облегчается тем, что коллективный Запад нам объявил тотальную гибридную войну. И трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что... रूस के विदेश मंत्री की अपने देश के लिए चिंता तो जायज है, लेकिन अमेरिका यूक्रेन की मदद के रास्ते में बहुत आगे निकल चुका है। अमेरिकी सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी के नेता मिच मैकोनेल समेत अमेरिकी सीनेटर्स के प्रतिनिधिमंडल ने एक अघोषित यात्रा के तहत कीव में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन के प्रति अमेरिका की एकजुटता जाहिर की। इधर जर्मनी लगातार यूक्रेन का साथ देने की कस्में खा रहा है। In face of Russia's war of aggression against Ukraine's NATO creed of one for all and all for one is even more important than ever. Our security, our freedom, our values are under threat. But together we will defend them. Our unity remains our greatest strength. चंद्रग्रहण का असर भी तो यही बता रहा है। जो जमीन पर अभी दिख रहा है वो निकट भविष्य में जारी रहने वाला है। मतलब युद्ध का अभी निष्कर्ष नहीं निकलने वाला। और ये सब हो रहा है तो इसलिए कि यूक्रेन अकेला नहीं है जिसे पुतिन दबा देंगे। ज़ेलेंस्की अकेले नहीं हैं जिसे पुतिन सत्ता से हटाकर कीव में अपनी कठपुतली बैठा देंगे। दोनों की कुंडली में राजयोग है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जो कुंडली है वो वृष लगन की है। वृष लगन कोई युद्ध वाली लगन नहीं होती है। और पुतिन साहब की जो
लगन है वो तुला है। इन दोनों का स्वामी शुक्र होता है। अजीब इत्तेफाक है कि दोनों का स्वामी शुक्र है, दोनों ही रोमांटिक नेचर के। लेकिन फर्क इतना है कि पुतिन साहब की जो कुंडली है वो तुला लगन की है, वो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो पावरफुल होती है, और वृष राशि शुक्र की इतनी पावरफुल नहीं होती है। इसलिए जेलेंस्की की जो कुंडली है उसके अंदर राहु का जो गोचर है मेष राशि में, उनको हताशा, निराशा, उनका गिरफ्तार होना, युद्धबंदी होना, ऐसे योग बनाएगा, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव इनके ऊपर आने वाला है। जमीन पर जो जंग रूस वर्सेस यूक्रेन दिख रही है, वो जंग असल में नेटो वर्सेस रूस हो चुका है। अघोषित तौर पर ही सही, इस जंग का दायरा यूक्रेन का बॉर्डर पार कर चुका है और लपेटे में अभी और कई देश आ सकते हैं। पुतिन का इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, अपने पड़ोसी देशों को नेटो की सदस्यता से रोकना, और पुतिन के पड़ोसियों का भी इरादा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नेटो की सदस्यता लेकर खुद को रूस से बचाना। इस बीच यूक्रेन अभी और चलेगा, लेकिन कब तक, इसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। जो वर्तमान की तस्वीर नजर आती है उसको देखकर नहीं लगता कि युद्ध एक दो दिन या हफ्ते भर में खत्म होगा। युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये तय माना जा रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुतिन के पास ऑप्शंस क्या क्या बचे हैं। पुतिन आसमान से हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसा चुके हैं, ब्लैक सी की सबमरीन से गोले दाग चुके हैं, कीव को घेर चुके हैं, खार्किव में कब्जे का दावा कर चुके हैं। लेकिन जब बात जीत की आती है तो पुतिन के हाथ खाली नजर आते हैं। ऐसे में दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि पुतिन अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं, लेकिन पुतिन की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं।